प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, नीतियां और प्रमुख प्रारंभिक मांगे क्या थी? उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यद्यपि कुछ संस्थाओं एवं संगठनों का निर्माण राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए हो चुका था, लेकिन उनकी गतिविधियां केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहीं। अनेक राष्ट्रवादी नेता एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था का निर्माण करना चाहते थे। उनकी इच्छा को पूर्ण करने का श्रेय एक रिटायर अंग्रेज अफसर को प्राप्त हुआ। एलन ओक्टो ह्यूम नामक उस अधिकारी ने दिसंबर सन 1885 को बंबई में कांग्रेस की स्थापना की। उसने इस संस्था की स्थापना इसलिए की थी ताकि भारतीय जनता इस संस्था के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं, मांगों से सरकार को परिचित करा सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के वैध एवं संवैधानिक आंदोलन के मार्ग पर चल सके, जिससे कि 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो सके। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की। इस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पास किए गए। वही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीयों की मांगों का आधार बन गए। राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दिसंबर में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस सारे देश की कांग्रेस बन गई। इसके पश्चात इस दल का अधिवेशन प्रतिवर्ष भारत के भिन्न भिन्न नगरों में होने लगा। शीघ्र ही इसके सदस्यों की संख्या हजारों में हो गई। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस दल पर मुख्यतः नरमपंथी नेताओं का ही अधिकार रहा। उन्होंने प्रस्ताव पास कर, सभाएं करके, मांग पत्र पेश करके अंग्रेजी सरकार से वैधानिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधार करने के लिए बार बार अनुरोध किया एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार का रुख और व्यवहार कांग्रेस के प्रति बहुत ही अनुकूल व मित्रवत था। कालांतर में कांग्रेस के नेताओं ने देश की गरीबी दूर करने, अंग्रेजों द्वारा देश का शोषण बंद करने एवं शासन में भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व देने की जोरदार मांग की, तो अंग्रेजों को कांग्रेस का यह रूप अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से लोगों को कर रोको का आह्वान किया और उनसे कुछ प्रभावित राष्ट्रीय नेताओं ने यह मान लिया कि अंग्रेज भीख देने वाले नहीं हैं। इसलिए आगे चलकर कांग्रेस के 2 दल हो गए, नर्म दल एवं गरम दल। राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार घोषित किए गए। 1. देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। 2. जाति, धर्म और प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना। 3. जनप्रिय मांगों का निरूपण तथा उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। 4. देश में जनमत को प्रशिक्षित और संगठित करना। 5. कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे एओ ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। कांग्रेस ने अपने उद्देश्य पाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया। 1. दिसंबर 1885 से ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन संगठित रूप में विदेशी शासन से भारत की मुक्ति का संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद तो राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता ही गया तथा देश की जनता ने स्वाधीन होने तक आराम को हराम जाना। 2. कांग्रेस ने प्रारंभ से ही महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन में आए तथा वे बढ़ चढ़कर भाग लें, इस दिशा में प्रयास किए। ऐसे प्रयास किए गए कि प्रेस राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्रीय विचारों को फैलाने वाला एक प्रमुख साधन बने। राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए तथा उसे सुदृढ़ किया जाए। बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। देश की जनता को क्षेत्रीयता, जातिवाद, सांप्रदायिकता के संकीर्ण विचारों से ऊपर उठाकर एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाए तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सामान्य हित की मांगों के आधार पर कम से कम साझी मांगों के कार्यक्रम के आधार पर संगठित किया जाए। मूल्यांकन। यह आंदोलन अपने समय की सबसे प्रगतिशील शक्ति का सूचक था। यह एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति लाने तथा जनता में एक ही भारतीय राष्ट्र के सदस्य होने की भावना जगाने में सफल रहा। इसने भारतीय जनता को उनके साझे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों से जुड़े होने तथा साम्राज्यवाद के रूप में एक साझे शत्रु के अस्तित्व के प्रति जागरूक किया और इस प्रकार उनको एक राष्ट्र में एकताबद्ध किया। इसने जनता को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया, उनमें जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया, उनमें आधुनिक दृष्टिकोण जगाया तथा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को उनके सामने रखा। स्थापना के उपरांत के प्रथम 20 वर्षों में भारतीय कांग्रेस की मुख्य मांगें। 1. शासन प्रणाली की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए।
2. भारत सचिव की काउंसिल को भंग कर दिया जाए। 3. लोक सेवाओं में प्रवेश पाने वालों के लिए आयु की सीमा पुनः निर्धारित की जाए। 4. सैनिक व्यय में कमी की जाए। 5. केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। 6. इंपीरियल काउंसिल और प्रांतीय काउंसिल के संगठन की विस्तृत योजना रखी गई तथा गैर सरकारी सदस्यों के चुनाव की मांग की गई, साथ ही यह भी मांग की गई कि चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष होनी चाहिए। 7. सरकारी सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाएं भारत और इंग्लैंड में एक साथ हो। 8. भारतीयों को सेना में भर्ती होने का अवसर दिया जाए। 9. केंद्रीय सेवाओं की तरह प्रांतीय सेवाओं की भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हों। 10. न्यायालयों में जूरी पद्धति को अपनाया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम काल की उपलब्धियां। 1. प्रारंभिक काल में कांग्रेस के सदस्य शिक्षित मध्यम वर्ग के व्यक्ति या भारतीय उद्योगपति थे। जनसाधारण इसके सदस्य नहीं थे। 2. इनकी मांगें भी मुख्य रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग अथवा विकासशील उद्योगपतियों के हितों पर आधारित थीं। 3. वे सरकार को सीमित मांगें भी मनवाने के लिए पूरी तरह राजी नहीं कर सके। वस्तुतः जिन सुधारों के लिए नरमपंथियों ने प्रस्ताव पास किए या याचिकाएं दाखिल की, उनमें से बहुत थोड़े ही ब्रिटिश सरकार ने व्यवहार में अपनाए। निस्संदेह इस आलोचना में पर्याप्त सच्चाई है, परंतु नरमपंथियों ने कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं की, यह सही नहीं है। 4. इस काल 1885 से 1905 में नरमपंथियों ने अनेक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने सर्वप्रथम एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक संगठन की स्थापना में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रव्यापी और सभी संप्रदायों के अनुवादियों के लिए खोलकर लोगों को सही अर्थों में राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने के लिए शिक्षित किया। 5. इससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बल मिला। भारत से ब्रिटेन को प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में धनराशि भेजे जाने की कटु आलोचना की। प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित करने की मांग की। 6. आर्म्स एक्ट और प्रेस अधिनियम इत्यादि काले कानून रद्द करने की मांग की तथा भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई दरिद्रता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इन सभी कार्यों से राष्ट्रीय आंदोलन की नींव सुदृढ़ हुई। 7. उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के विचारों को लोकप्रिय बनाया। 8. उन्होंने एक समान राजनीतिक व आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया, जिससे आसपास एकत्र होकर भारतीय जनता बाद में राष्ट्रीय आंदोलन को चला सकी। जब सरकार ने नर्मदलीय नेताओं की मांगों को भी ठुकरा दिया तो कांग्रेस में उग्र दल का विकास हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी वाल्व। 1885 में अनेक राष्ट्रवादी नेता एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था का निर्माण करना चाहते थे। उनकी इच्छा को पूर्ण करने का श्रेय एक रिटायर अंग्रेज अफसर को प्राप्त हुआ। ए.ओ. ह्यूम नामक उस अधिकारी ने दिसंबर 1885 में बंबई में कांग्रेस की स्थापना की। उसने इस संस्था की स्थापना इसलिए की थी ताकि भारतीय जनता इस संस्था के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं और मांगों से सरकार को परिचित करा सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैध एवं संवैधानिक आंदोलन के मार्ग पर चल सकें, जिससे 1857 जैसे भयंकर सशस्त्र विद्रोह की पुनरावृत्ति न हो सके। इस तरह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कांग्रेस एक सुरक्षा कवच होगा। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में जग रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम ने अपने मित्र सर जाकलैंड काल्विन को कांग्रेस के उद्देश्य बताते हुए कहा था कि उन्होंने यह योजना अपने ही कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक सुरक्षा नली कपाट के उद्देश्य से बनाई थी। इसी प्रकार के कुछ विचार लाला लाजपत राय के इस कथन से मालूम पड़ते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य को भविष्य में क्रांति से बचाने के लिए ही की गई थी। लाला लाजपत राय ने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना नहीं था। ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था और भारत का। यह कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने इस उद्देश्य का पालन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस की बाद की कार्यवाहियों से पता लगता है कि इस संस्था में सभी आए भारतीय सदस्यों का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता को देशव्यापी बनाना तथा उसे संगठित रूप से व्यक्त करना था। इसी संस्था ने राष्ट्रीय आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया और इसी संगठन के झंडे के नीचे सारी जनता ने तब तक राहत की सांस नहीं ली जब तक कि भारत मां की परतंत्रता की बेड़ियों को पूरी तरह नहीं तोड़ दिया। सन 1885 से 1905 तक की अवधि में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुख्य मांगें तथा इनके प्रति ब्रिटिश रवैया। 1. शासन कार्य प्रणाली की जांच हेतु रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए।
2. भारत सचिव की काउंसिल को तोड़ दिया जाए। 3. केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में सुधार करने के साथ साथ लोक सेवाओं में प्रवेश पाने वालों के लिए आयु सीमा बढ़ाना। 4. सैनिक व्यय में कमी करना। 5. प्रांतीय सेवाओं के रूप में भर्ती होने का अवसर दिया जाए। 6. मुकदमों की सुनवाई में जूरी प्रथा का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। 7. भारत में सैनिक महाविद्यालयों की स्थापना। 8. शस्त्र कानून में परिवर्तन लाया जाए तथा भारतीयों को शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस दिए जाएं। 9. भारत की औद्योगिक तथा कला कौशल एवं शिक्षा की प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। 10. बेगार प्रथा को रोकना। 11. सूती वस्त्र से उत्पादन कर को समाप्त करना और 12. भूमि करों में कमी करना आदि। कांग्रेस की मांगों के प्रति ब्रिटिश रवैया। आरंभ में ब्रिटिश सरकार का राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति रुख अनुकूल एवं सहानुभूतिपूर्ण था। एक रिटायर अंग्रेज अफसर ने ही इसकी स्थापना की थी। सरकार ने अपने कर्मचारियों को इस दल की बैठकों में भी भाग लेने की आज्ञा दे रखी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं मान लेना चाहिए कि अंग्रेजी सरकार इस संस्था के प्रति शंकालु नहीं थी। वास्तव में, सरकार किसी भी ऐसी राष्ट्रवादी कार्यवाही के विरुद्ध थी जो अंग्रेजों के हितों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन कांग्रेस की नर्मदलीय नीतियों के कारण सरकार भी इससे बहुत कठोरता से पेश नहीं आई। कांग्रेस के द्वारा चलाए आंदोलन एवं बार बार प्रस्तावों व मांगों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पास किया, जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इस एक्ट की प्रमुख धाराएं थीं। 1. इस एक्ट के माध्यम से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय को लेजिस्लेटिव के अतिरिक्त सदस्यों में 4 की वृद्धि की गई। केंद्रीय लेजिस्लेटिव के लिए यह संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 होनी थी। बंबई एवं मद्रास को परिषदों के लिए ऐसे सदस्यों की संख्या 8 और 20 के बीच होनी थी, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध की अधिकतम सीमा 15 रखी गई। 2. अब व्यवस्था की गई कि कुछ सदस्यों को भारत के लोग ही अप्रत्यक्ष रूप से चुने। इनके चुनाव में विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों के सदस्य भाग लेते थे। 3. सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन इस एक्ट से भारतीय नेता खुश नहीं थे, क्योंकि इस एक्ट के बाद भी विधानसभाओं में अफसरों का बहुमत बना रहा। अभी भी सार्वजनिक कोष पर भारतीयों का कोई नियंत्रण नहीं था। भारत के नेताओं ने भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों के इस नारे को, प्रतिनिधि के बिना कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव कहा। इस अधिनियम से सदस्यों को कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया, किंतु पूरक प्रश्न का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। उन्हें बजट पर बहस का अधिकार दिया, परंतु न तो वे संशोधन का प्रस्ताव रख सकते थे और न मतदान में भाग ले सकते थे। अब तक कांग्रेस ने जो प्रशासनिक सुधारों की मांग रखी, उनकी ओर सरकार ने इस अधिनियम में भी कोई ध्यान नहीं दिया था। सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति के कारण ही आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय जैसे अनेक उग्रवादी अथवा जुझारू नेताओं का उत्थान हुआ। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.